अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन का जो हमारा कोर्स है। तो इसमें हमने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव मूव करती है उसकी स्पीड जो है वो हमने निकालनी है। तो इसके लिए हम दो मेथड जो इस्तेमाल करेंगे, और पहला जो मेथड है वो हमारा है डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप ये देखना होता है कि जो चीज़ हम मालूम करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पे हम स्पीड मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमने वो फैक्टर्स जो हैं वो देखने हैं। फिर उन फैक्टर्स से हम एक इक्वेशन बनाते हैं, और वहाँ पे कुछ जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हम एज्यूम करते हैं उन फैक्टर्स पे। तो उसके बाद फिर जो है वो अ, उन साइड्स को कंपेयर करके हम जो है फिर अपना जो रिज़ल्ट है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है, वो हम निकालते हैं। तो चलें इसको फिर हम करते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो मज़ीद इसकी जो है वो जो एप्लीकेशन है वो क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्पीड का फार्मूला एक निकाला था, जिसमें हमने कहा था कि जो स्पीड होती है वेव की वो लैम्डा एफ के बराबर होती है। और जब हमने वेव नंबर और एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी की बात की तो उसमें हमने इस चीज़ को इसके जो है वो इक्वल देखा था। तो इन दोनों रिलेशन से हम जो वेव स्पीड है या फेज स्पीड है वो निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये हमें मुख्तलिफ जो वेव के पैरामीटर्स हैं, यानी कि वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, और वेव नंबर हो गया। तो ये बेसिकली हमें रिलेशन बताता है इन दीज ऑफ दीज पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव, जो कि वी है। तो मटेरियल के लिहाज से इन एक्सप्रेशंस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि जब हमारी वेव किसी मटेरियल में मूव करती है, यानी अगर ऐसे एक स्ट्रिंग के अंदर मूव करती है जो कि हमारा टॉपिक है, तो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। और अगर कोई गैशियस मीडिया है तो उसमें कैसे ट्रेवल करेगी, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। और इसी तरह अगर सॉलिड के अंदर वेव ट्रेवल कर रही है, सॉलिड मटेरियल में, तो उसमें फिर जो है वो कैसे डिपेंड करेगी, कैसे मूव करेगी। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें जो है वो मीडियम के लिहाज से जो हमारी फेज स्पीड है या वेव स्पीड है उसको हमने देखना है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारी जो वेव है उसकी स्पीड को हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हमारी वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो हम अपनी जो स्पीड है उसको देखेंगे। तो जैसे कि हमने अभी बात की है कि हम जो बात कर रहे हैं वो दो तरीके हैं, एक मैकेनिकल एनालिसिस है और एक जो है उसका डायमेंशनल एनालिसिस है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे, और इसके स्टेप्स हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिए हैं थोड़े से, जो इनिशियल्स हैं। तो अब जो है वो हम इसकी जो बाकायदा जो प्रोसीजर है उसको जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं। तो अगर कोई वेव ट्रेवल करती है मीडियम में, चाहे वो मीडियम जो है लिक्विड है, चाहे मीडियम जो है वो गैशियस है, चाहे मीडियम जो है वो सॉलिड है, तो उसमें जो मटेरियल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मूव करते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं, यानी अलोंग दी
वेव को मूव कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बात की हुई है, और वेव के जो परपेंडिकुलर हैं वो भी उनकी मूवमेंट जो है वो हो सकती है। यानी जब हमने बात की थी ट्रांसवर्स वेव्स की और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो उसके अंदर जो है वो हमने इसको देखा था। तो इफ अ वेव is to travel through a medium such as water, air, steel, or stretched string, so it must cause the properties particles of the media to oscillate. तो जब वेव जो है वो पास करेगी तो मीडिया के जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑसिलेट करेंगे, यानी उनकी मोशन जो है वो अलॉन्ग द वेव भी हो सकती है, इस तरह ऑसिलेटरी मोशन जो है उनकी होगी, और या फिर उनकी मोशन जो है, अगर वेव हमारी इस तरफ ट्रेवल कर रही है, उनकी जो मोशन है वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो फॉर दैट टू हैपन द मीडियम मस्ट पोजेस बोथ। तो ऐसा करने के लिए क्या होगा कि जो मीडिया है उसके अंदर जो है वो मैस भी होना चाहिए, ताकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको देखा जा सके, उसमें काइनेटिक एनर्जी हो, और उसके अंदर जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो भी होगी, जिसकी वजह से उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मौजूद होगी। क्योंकि इलास्टिसिटी जब होती है तो एक फोर्स होती है जिसके अगेंस्ट जो है कोई भी जो एजेंट है वो वर्क करता है। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई दूसरा एजेंट वर्क करता है तो वहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है। तो लिहाजा ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमने बात की है कि दो चीज़ें, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से हमने देखा और दूसरा जो है पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से हमने देखा। तो फर्स्ट वन इज़ कि मीडियम का जो मैस है वो रोल प्ले करता है, क्योंकि जब मैस पार्टिकल्स के ज़्यादा होंगे तो उनको जब वो ऑसिलेट करेंगे, जाहिर है कि उनका जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा, तो मूवमेंट में इनर्शिया के हिसाब से जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब वेव जो है वो ट्रैवल करेगी। और इसी तरह जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी मीडिया की, तो उसमें भी वो चीज़ें जो हैं वो भी अपना रोल जो है वो प्ले करेंगी। जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी मटेरियल की, मतलब जो पार्टिकल्स को अपनी जो पोजीशन है उस पर जो है वो वापस लेके आती हैं, जो जिसको हमने बात की थी इलास्टिक फोर्स की। तो वही जो उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं मैथ के लिहाज से। तो मैथ के लिहाज से हम ये देखते हैं कि स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ एन एलिमेंट। मतलब जो हमारा स्ट्रिंग है, अगर हम स्ट्रिंग की बात ही कर रहे हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसके मास पे डिपेंड करती है, और वो जो एलिमेंट है उसका जो मास हम निकाल सकते हैं वो उसका होगा मास पर यूनिट लेंथ, यानी जो उसका मास होगा उसको हम उसकी जो लेंथ के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगी, और इस चीज़ को हम नाम देते हैं लीनियर डेंसिटी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी वेलोसिटी है वो लीनियर डेंसिटी जो है यानी मास पर यूनिट लेंथ उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन होगा मास पर यूनिट लेंथ का, और अगर हम इसके डायमेंशंस निकालें तो डायमेंशंस जो हैं वो हमारी आ जाएंगी ये एम पर लेंथ। तो डायमेंशंस आप आसानी से जो है उसके निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑन टेंशन फोर्स, कि मटेरियल के अंदर जो टेंशन फोर्स है, जो स्ट्रेचिंग है, उस पर जो है वो किस तरह हमारी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। तो अगर आपको ये डायमेंशंस निकालने नहीं आती तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि हम उसकी जो है वो यूनिट्स बना लेते हैं। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। मैथ्स की जो यूनिट होती है वो आपको पता है कि वो किलोग्राम होती है,
और जो लेंथ की यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो फिर जो भी हमारे पास यूनिट होती हैं उनकी जो करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लिख लेते हैं। यानी किलोग्राम की जो फिजिकल क्वांटिटी है करस्पॉन्डिंग वो मास है, और मीटर की जो है वो लेंथ है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास एम ओवर लेंथ जो है वो डायमेंशन आ जाती है मास पर यूनिट लेंथ की, यानी लीनियर डेंसिटी की। चलेंगे अब आगे चलते हैं। तो a wave can only be sent along a string when the string is under tension। यानी अगर वो स्ट्रेच्ड है तो तब आप वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वेव जो है वो सेंड नहीं की जा सकती। इट मीन्स दैट द स्ट्रिंग हैज़ बीन स्ट्रेच्ड, कि उसको स्ट्रेच किया जा चुका है, एंड पुल्ड टाइटली बाय फोर्सेस। क्योंकि उसको स्ट्रेच किया इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट करें ये हमारी स्ट्रिंग है तो इधर भी फोर्स लग रही है जिसको इधर खींच रही है, और इधर भी फोर्स लगी हुई है जिसने इधर जो है वो लेफ्टवर्ड खींचा, और हमारी स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड है एट बोथ हैंड्स। दोनों एंड पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच्ड होगी। तो इस तरह हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो है एक टेंशन जो है वो जनरेट होगा, और वो जो टेंशन होगा टाउ, हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट विल बी द इक्वल कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस। तो दो फोर्सेस की जो कॉमन मैग्नीट्यूड है उसके ये इक्वल होगी। तो बहरहाल जब स्ट्रेचिंग जो है वो पैदा हो जाएगी तो उसमें जब हम एक वेव को पैदा करेंगे और वेव जो है वो ट्रैवल करेगी, तो वेव के ट्रैवल करने से क्या होगा, इट डिस्प्लेसेस द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के जो एलिमेंट हैं उसको जो है वो अप एंड डाउन जो है वो मूव करवाती है, जिसकी वजह से एडिशनल स्ट्रेचिंग जो है वो हमारे मटेरियल के अंदर पैदा होती है वेव के ट्रैवल करने की वजह से। तो ये जो एडिशनल स्ट्रेचिंग है, ड्यू टू दिस additional stretching, adjacent sections of the string exert a pulling force on each other। तो ये क्या करेंगे कि चूंकि जब एक स्ट्रिंग के ऊपर जो है वेव फोर्स लगाएगी तो वो एज ए रिजल्ट जो उसके नियर बाय राइट और लेफ्ट पे एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर जब वो पुलिंग फोर्स लगाएगा, तो इस तरह फिर क्या होगा, वी कैन एसोसिएट टेंशन इन द स्ट्रिंग विद द स्ट्रेचिंग इलास्टिसिटी। तो इस तरह जो है वो पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो जो टेंशन वेव की वजह से प्रोड्यूस होगा वो पूरी स्ट्रिंग के अंदर उस अपना रोल जो है वो प्ले करेगा। तो द टेंशन एंड द स्ट्रेचिंग फोर्स हैव द डायमेंशन ऑफ दिस। तो जो टेंशन पैदा हुआ है वेव के मूव करने की वजह से, उसकी डायमेंशन जो हमारे पास ml/t पर स्क्वायर है, और इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। चूँकि जो फोर्स है उसका फार्मूला इक्वल्स टू एम ए है, इक्वल्स टू एम ए, और इसकी अब यूनिट बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। तो ये होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी मास की यूनिट हो गई, और ये जो है वो हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट होगी। तो अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी है, किलोग्राम की करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एम है, मीटर की लेंथ है, और सेकंड की टाइम है। तो इस तरह जो है वो हमारी फोर्स की डायमेंशन जो है वो आ जाती हैं। किस फोर्स की, जो फोर्स जो टेंशन जनरेट हुआ है वेव के ट्रैवल करने की वजह से उसमें। तो अब हमने ये देखा कि हमारी जो वेव है, जो वेलोसिटी है वेव की, वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, और दूसरा मास पर यूनिट लेंथ। तो हम एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाउ टेंशन फोर्स एंड द लीनियर मास डेंसिटी। लेकिन हमें नहीं पता कि इसकी कितनी पावर के ये प्रोपोर्शनल होगी। आया कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी आया कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। क्योंकि अगर ये पावर पॉजिटिव होगी तो डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर ये पावर जो है वो नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें चूंकि इसका पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको फर्जी नाम दे देते हैं। जैसा
यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि हमने लिखा कि वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू टाउ रेज टू पावर ए, क्योंकि हमें पता नहीं है, लिहाजा हम इसका ये एक्सप्रेशन जो है वो लिख लेते हैं, अपने फर्जी नाम दे देते हैं। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने से यहाँ पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट। तो ये आपको हमारा जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर ये नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 बन जाती है करने के बाद। तो अब फाइनल स्टेप हमारा क्या है कि हमने जो चीज़ें हमारी मौजूद हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं वो हमने पुट कर देनी है। तो अब जो ए और बी थी उसकी हमने वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। तो उसके लिए जो हमारा डायमेंशन एनालिसिस का अगला स्टेप होता है कि जब हमने अपनी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको लिख लेना है इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो फिर हमने उनकी जो डायमेंशंस हैं वो पुट कर देनी है। और जो एक्सपेरिमेंट्स हमने एज्यूम किए थे यानी ए और बी या कोई और भी, तो उनकी हम वैल्यूज़ जो हैं वो निकालेंगे। तो ये हमने क्या किया, हमारा जो एक्सप्रेशन था उसके अंदर वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की डायमेंशन पुट कर दी, और जो हमारा था एक्सप्रेशन जिसमें हमने टाउ की वैल्यू देखी, तो टाउ की जगह जो टाउ की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो ये जो है हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं और फिर उनको हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारी पार्स हैं ए और बी, और जो उनकी अंदर वैल्यूज़ हैं डायमेंशंस की, उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास जो है फिर एक्सप्रेशन आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अगला स्टेप होता है कि जो सिमिलर डायमेंशंस हैं उनकी जो बोथ साइड्स पे पार है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से मैं देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेंथ है उसकी पार जो है वो 1 है, तो ये लिहाजा यहाँ 1 लिख लेंगे। और राइट साइड पे जो लेंथ की पार है वो a माइनस बी है, तो a माइनस बी कर लेंगे, ये उसका एक्सपोनेंट हो गया। इसी तरह अगर हम t की बात करें तो t की जो एक्सपोनेंट पावर है वो है -1, और यहाँ पे जो है t की वो है -2। और इसी तरह थर्ड क्वांटिटी हमारे पास बच गई m। तो m जो है ये तो इधर है ही नहीं, तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इट इक्वल्स टू 0। तो फिर जो है हम लिख सकते हैं कि 0 इक्वल्स टू, इस तरफ जो m मौजूद है वो है a प्लस b। तो इस तरह हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो आ जाते हैं। तो अब हम इनकी वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन से हमारे पास जो वैल्यू आएगी a की वो 1/2 आएगी। और इसी तरह अगर हम यहाँ से निकालें b की वैल्यू, तो वो हमारे पास हो जाएगी a इक्वल्स टू b। तो a इक्वल्स टू b, तो a जो है वो हमारे पास 1/2 आया है, तो लिहाजा जो b की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1/2। सॉरी, इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है बी इक्वल्स टू -1/2 आ जाता है, क्योंकि ए इक्वल्स टू माइनस बी आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं तो आंसर वही आएगा, तो ये हो जाएगा ए, क्योंकि हमारे पास है, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू बी। तो जब इसके अंदर हम ए की जो वैल्यू है पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो दोनों एक्सप्रेशन से बी का -1/2 ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने ए की वैल्यू निकाली है
और जो b की वैल्यू निकाली है वो जो हमारे एक्सपोनेंट्स थे उनकी जगह हमने ये वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। तो चलें वैल्यूज़ जो है पुट करके देखते हैं। तो नीचे जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि हम जो है वो जो हमारा फैक्टर था कांस्टेंट वैसा का वैसे रहा, तो टॉ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। अब चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो टेंशन के स्क्वायर रूट के या 1/2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जिसकी पावर नेगेटिव आई है उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा जब हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। और इसके बाद चूँकि 1/2 में पता है कि वो स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह जो है वो हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाता है कांस्टेंट को छोड़ के वो ये बन जाता है। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा वो ये होगा। इसमें जो कांस्टेंट है तो उसकी जो वैल्यू है वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं या मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर उसको हम देख भी लेंगे। तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 है, इसलिए हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाता है वेलोसिटी का वो टाउ ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे जो वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज आई है और ये हमें बता रहा है जो मटेरियल के अंदर टेंशन पैदा हो सकता है, जो स्ट्रेचिंग पैदा हो सकती है, जो इलास्टिक फोर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि जितनी हमारे मटेरियल में जो इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी उतनी हमारी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर हम इसको देखें मैथ्स के हिसाब से तो हमें नज़र आ रहा है कि जो वेलोसिटी है वेव की वो जो लीनियर मास डेंसिटी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हमारे मटेरियल के पार्टिकल्स जो हैं वो मैसिव होंगे तो जाहिर है कि उनकी जो मूवमेंट है वो इजी नहीं हो सकेगी, लिहाजा हमारी जो वेव की एनर्जी है वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। तो स्पीड जो है हमारी वेव की वो लीनियर मास डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको जो वेव स्पीड हमने निकाली है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होगी होगी और दोनों का फ़र्क भी पता चल गया होगा कि पहले जो वेव स्पीड हमने निकाली थी यानी जो थी v इक्वल्स टू एफ लैम्डा और फिर हमने उसको इन टर्म्स ऑफ जो है वो वेव नंबर b देखा था और वो हमारी आई थी ओमेगा ओमेगा ओवर के। तो ये जस्ट हमें जो है वो रिलेशंस हैं जो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर और एंगल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ वेव स्पीड हमें बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। लेकिन जो भी हमने रिलेशन निकाला है जिसमें हमने निकाली, अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है ये मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बताते और ये जो एक्सप्रेशन में निकाला है ये हम बता रहा है कि मटेरियल कैसा होना चाहिए और किस मटेरियल कैसा होगा तो हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस लेक्चर को जब सुना इसको दोबारा सुने ताकि अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेव की स्पीड ही निकालेंगे लेकिन मैकेनिकल एनालिसिस के थ्रू निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम।